गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपका बायोलॉजी के क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी किया था। उसमें हमने यह देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार से कंप्लीट होता है। तो आइए आज हम बात करते हैं रेस्पायरेशन की। रेस्पायरेशन क्या होता है? रेस्पायरेशन को हम बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। यानी फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है, हम इसी प्रोसेस को रेस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन द फूड सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड इट प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। यानी फूड सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप जो एनर्जी रिलीज होती है, हम उसी को रेस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। वास्तव में रेस्पायरेशन को यदि हम डिवाइड करें तो रेस्पायरेशन इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन एंड इंटरनल रेस्पायरेशन। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन का मतलब होता है वह रेस्पायरेशन जिसमें जो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रक्रिया होती है। यानी इनटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन through the nostrils is called inhalation, and when the carbon dioxide is released from the nostrils, that is called exhalation। यानी ऑक्सीजन को इनटेक करना इनहेलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना ही एक्सहेलेशन के नाम से जाना जाता है। और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इन दोनों स्टेप्स को हम कॉमनली रूप से ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। क्योंकि यह जो प्रक्रिया होती है तो इसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रक्रिया यह जो है लंग के थ्रू की जाती है। यानी हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं अपने नॉस्ट्रिल्स के थ्रू और CO2 को रिलीज करते हैं अपने नॉस्ट्रिल्स के थ्रू इस एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रक्रिया को हम ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। और ब्रीदिंग जो होता है एक फिजिकल प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से इनटेक किया जाना और पुनः जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में ही रिलीज कर दिया जाना, यह जो है एक प्रकार का साइक्लिक प्रोसेस जो चलता है, यह जो है फिजिकल प्रोसेस में आता है। और दूसरा होता है इंटरनल रेस्पायरेशन। यानी कि एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में ब्रीदिंग प्रोसेस शामिल होता है जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। और सेकेंड जो है इंटरनल रेस्पायरेशन के नाम से जाना जाता है। इंटरनल रेस्पायरेशन का मतलब होता है कि जब फूड सब्सटेंस हमारे बॉडी सेल्स में ऑक्सीडाइज होता है और उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है, हम उसको इंटरनल रेस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे फूड सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारे बॉडी के अंदर होता है, यानी हमारे जो है बॉडी सेल के अंदर होता है। इसलिए हम इसको इंटरनल रेस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। और चूँकि इसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हमारे बॉडी सेल्स में जो है कंज्यूम कर ली जाती है अलग अलग फॉर्म में। इसलिए हम इस प्रोसेस को केमिकल प्रोसेस के नाम से जानते हैं। यानी इंटरनल रेस्पायरेशन यह केमिकल प्रोसेस होता है। अब यदि हम देखें तो इंटरनल रेस्पायरेशन दो भागों में बढ़ जाता है। फर्स्ट एरोबिक रेस्पायरेशन AEROBIC, और सेकेंड होता है एनएरोबिक रेस्पायरेशन ANAEROBIC। एरोबिक रेस्पायरेशन का मतलब हुआ द रेस्पायरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पायरेशन, बिकॉज इन दिस टाइप प्रोसेस food substance is completely oxidized in the presence of oxygen molecule and it produce a maximum amount of energy, because in this process food substances is completely oxidized. Why? Because it is getting the
full amount of oxygen molecule. So this is the reason. And second thing, anaerobic respiration. Anaerobic respiration का मतलब होता है the respiration which takes place without oxygen is called anaerobic respiration. यानी वह respiration जो है जिसमें बिना ऑक्सीजन का फूड सबस्टांस का पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है, हम इस प्रक्रिया को एनारोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में वास्तव में ग्लूकोज सबस्टांस का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वह पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट होता है, और यह पायरुवेट एसिड जो होता है यह एथेनॉल के रूप में कन्वर्ट होता है। साथ ही साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी के 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वह प्रोड्यूस होते हैं। यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन में वास्तव में यह जो प्रक्रिया होती है, ऐसे बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हम ईस्ट की बात कर लें, YEAST, जो कि ईस्ट जो होता है यह यूनिसेलुलर फंजाई का ऑर्गेनिज्म होता है, जो फंजाई ग्रुप से बिलोंग करता है ईस्ट। तो यहाँ पे जो है ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वह एथेनॉल में कन्वर्ट होता है, जिसका फार्मूला होता है C2H5OH, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी 2 ATP मॉलिक्यूल्स के रूप में एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये हमको प्राप्त होते हैं। वैसे ही एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड सबस्टांस का कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है यह रिच अमाउंट में होता है, इसलिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होता है और वह भी जो है पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे टोटल 38 ATP के मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। यानी जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है यह क्रेब्स साइकिल के थ्रू यह माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है, और यहाँ पर जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एक एनर्जी करेंसी का काम करता है, यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है यह जो है साइटोप्लाज्म में यानी किसी सेल के साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है, और यहाँ पे एटीपी के केवल 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। इसलिए कहाँ एरोबिक में 38 ATP और वहीं पर एनारोबिक रेस्पिरेशन में मात्र 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसीलिए चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया में मैक्सिमम एनर्जी बनता है 38 ATP, और जबकि साइटोप्लाज्म में केवल 2 ATP बनता है। इसीलिए आप ध्यान में रखिएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया होती है वह हमेशा किसी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। इसी तरीके से अब ह्यूमन बीइंग के अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, यानी कि फूड सब्सटेंस का जब पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है, तो वहाँ पर जो है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड। और यह लैक्टिक एसिड जो है ह्यूमन बीइंग के मसल सेल्स के अंतर्गत बनते हैं। इसलिए मसल सेल्स में बनने के कारण जो है वहाँ पे मसल क्रैम्प्स जैसा हम अनुभव करते हैं, यानी जो टायर्ड जो हम फील करते हैं या जो वीकनेस जो हम महसूस करते हैं, वह एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण जो लैक्टिक एसिड जो बनता है उसके कारण हम ऐसा महसूस करते हैं। तो यह आप ध्यान में रखिएगा, ये जो कुछ अंतर होते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। और आगे का जो क्लास है उसमें हम लोग जो है रेस्पिरेशन इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, जैसे प्लांट्स के केस में जो स्टेम या लीव्स हैं, और जो कुछ इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें किस प्रकार से होता है, हम इसकी बातें जो हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।